Hello everyone, in today's 12th Commerce Economics lecture, we are in chapter number 3b, Elasticity of Demand. Let us revise what we have done in the last lecture. It's on page number 27. So elasticity of demand. Why we are learning this chapter? Because in the previous chapter, we have learned that demand and price both have inverse relationship. The law of demand does not explain the extent of a change. Means in the previous chapter, chapter number 3a, वहां पर कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं था कि कितने एक्सटेंट तक चेंज होगा. द प्रपोर्शन और रेशियो of percentage change is not mentioned in chapter number 3a. Hence, we are learning this chapter. To the extent, explain the extent of change in demand due to change in the price. Thus, law of demand fails to explain the quantitative relationship between price and quantity demanded. तो क्वांटिटेटिव जो रिलेशनशिप है उसको समझने के लिए ये पर्टिकुलर चैप्टर हम देख रहे हैं. Therefore, Professor Alfred Marshall explained the concept of elasticity of demand. क्या है concept? The term elasticity indicate responsiveness. क्या वर्ड आपको यूज करना है? Responsiveness of one variable to a change in other variable. एक फैक्टर के चेंज होने की वजह से दूसरे के ऊपर कितना, I am emphasizing that word, emphasizing this word, कितना, how much impact, up to what extent the response is received on the other factor, other variable. जो दूसरा पर्टिकुलर फैक्टर है वो कितना चेंज होता है वो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में देख रहे हैं. The degree of responsiveness of quantity demanded to a change in its price or any other factor. तो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल बोल रहे हैं elasticity of demand is great or small according to the amount demanded, which rises much or little for a given fall in price, and quantity demanded falls much or little for a given rise in price. तो अगर प्राइस फॉल होता है तो डिमांड में जो अप एंड डाउन होते हैं उसका क्या एक्सटेंट है. प्राइस राइज होता है तो डिमांड में कौन से एक्सटेंट तक इंक्रीज और डिक्रीज होता है उसको जब हम पढ़ते हैं, दैट इज व्हाट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Elasticity of demand is a technical term. It describes the responsiveness of change in quantity demanded to fall or rise in its price. It is the ratio of percentage change in quantity demanded of a commodity to a percentage change in price. ठीक है ना. तो अल्टीमेटली हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कितना चेंज आएगा. तो यहाँ पर तीन टाइप्स हमने देखे. पहला क्या देखा, इनकम इलास्टिसिटी. व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी? जहां पर हमारा क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन इनकम, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. बाकी सारे फैक्टर कैसे रह रहे हैं, कांस्टेंट रह रहे हैं. ठीक है. तो यहां पर सिर्फ इनकम की बात करेंगे. तो यहां पर देखिए फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू, इनकम को y से इंडिकेट किया गया. किससे इंडिकेट किया गया? y. y मतलब यील्ड है ना. तो देखो y तो यहां पर बोला गया है ओरिजिनल इनकम. ओरिजिनल इनकम. तो फॉर्मूला क्या है यहां पर, इलास्टिसिटी ऑफ यील्ड मतलब इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है ना। तो इसकी तरफ से हम इसको सिंबलाइज करेंगे कुछ इस तरीके से, जहां पर जो ट्रायंगल है उसको हमने चेंज का नाम दिया है, Q इंडिकेट कर रहा है क्वांटिटी डिमांडेड और Y इंडिकेट कर रहा है इनकम। बराबर है। लेट मी टेक एन एग्जांपल। Here we have quantity demanded and here we have income. ठीक है। In 2018, this is we are taking year. जब हमारा इनकम 10,000 था तो हम कोई पर्टिकुलर कमोडिटी, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग शुगर, है ना, शुगर हम परचेस करते थे 5 किलोग्राम। अब हमारा इनकम इन द ईयर 2019 चेंज हो गया है, इनकम इंक्रीज हो गया है से 15,000 पे। ठीक है ना। एंड नाउ जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो हमने इंक्रीज करके कर दिया है 7 किलोग्राम। तो ये जो डेटा अवेलेबल है, अगर मुझे चाहिए यहाँ पर चेंज, क्या चाहिए, चेंज, हाउ मच चेंज हैज हैपेंड। तो चेंज को मैं यहाँ पर ट्रायंगल से इंडिकेट कर रहा हूँ। किससे, ट्रायंगल से। ओके। तो चेंज यहाँ पर आप देखेंगे 7 मतलब न्यू ईयर माइनस ओल्ड ईयर, है ना। तो 7 माइनस 5, दिस इज द चेंज, 7 minus 5, and in the case of income 15,000 minus 10,000, राइट। तो यहां पर क्या आंसर आएगा, 7 minus 5 is 2 किलोग्राम and 15,000 minus 10,000 is 5,000। सो इसको हम क्या बोल सकते हैं, चेंज। अगर मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है, क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज के लिए आप क्या करते हैं, परसेंटेज चेंज के लिए व्हाट यू विल डू, न्यू माइनस ओल्ड मींस 7 माइनस 5 डिवाइड बाय, आप किससे डिवाइड करेंगे, दी ओल्ड वन, 5 किलोग्राम, है कि नहीं, इनटू 100। जब 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट परसेंटेज, क्या मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा। ठीक है। तो यहां पर ये जो परसेंटेज चेंज है इसे हम लेंगे 40%, हाउ मच, 40%। ठीक है। तो मैं यहां पर इंडिकेट कर देता हूं 40%। एंड सिमिलरली व्हेन वी आर टेकिंग इनकम, है ना, तो इनकम क्या हो जाएगा, 15,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाय ओल्ड वन क्या था 10,000 इंटू 100। तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आएगा 5,000 अपॉन 10,000 इंटू 100, दैट मीन्स 50%, है ना। तो यहां पर जो आंसर आया वो आया 50%। So this is what percentage change in quantity demanded and this is what percentage change in income। और हमारा फॉर्मूला भी देखो क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, 40 अपॉन 50, राइट है। तो ये
किस तरीके से हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। तो यहां पर क्या आता है 4/5, राइट। सो परसेंटेज टर्म में हमें पता चला कि डिमांड में अगर 50% का चेंज आया, तो सॉरी, इनकम में अगर 50% का चेंज आया तो डिमांड में कितना चेंज आएगा, 40% तक का चेंज आएगा, बराबर है। तो ये किससे इंडिकेट होता है, इनकम इलास्टिसिटी से। अच्छा, इसके बाद हमने क्या देखा, क्रॉस इलास्टिसिटी। तो कैलकुलेशन वगैरह सारा पार्ट वैसे ही है, सिर्फ यहां पर क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एज वेल एज सब्सटीट्यूट्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एज वेल एज सब्सटीट्यूट। तो फॉर्मूला क्या है देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए, क्योंकि यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट टू प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने की वजह से दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर क्या हो रहा है, असर हो रहा है ना। तो ये जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारा प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ए, और उसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट बी। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी में जो चेंज होगा उसका असर किस पे आएगा, ए के डिमांड पे आएगा, बराबर है। और थर्ड वन हमने देखा था प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी में क्या होता है, हम प्राइस के रिलेशन में चेंजेस देख रहे हैं और अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। बाकी के जो भी चीजें हैं, इनकम है, एनवायरमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, जो भी चीज है सब क्या है, कांस्टेंट है। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। तो यहां पर आपका जो फॉर्मूला आ जाता है वो क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो उसको भी ऐसे इसी तरीके से इंडिकेट करेंगे। Now in today's lecture we are going to start with types of price elasticity of demand. Types of price elasticity of demand. So first type is perfectly elastic demand. Which demand? Which is perfectly elastic. Now what do you mean by perfectly elastic? देखो इसको सिंबल क्या दिया है, सिंबल दिया गया है इंफिनिटी का। किसका, इंफिनिटी का। When a slight or zero change in price brings about an infinite change in the quantity demanded of the commodity, it is called perfectly elastic demand. देखो क्या बता दिया यहाँ पर बताया कि अगर हमारे प्रोडक्ट में स्लाइड चेंज और जीरो चेंज, मतलब प्राइस में इतना कुछ खास चेंज नहीं हुआ लेकिन डिमांड उसकी वजह से ड्रास्टिक चेंज हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इट इज ओनली अ थियोरेटिकल कंसेप्ट। ये एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, थियोरेटिकल कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल 10% फॉल इन प्राइस में लीड टू इन्फिनाइट राइज इन डिमांड। एग्जाम्पल लिया गया कि कोई प्रोडक्ट का, कमोडिटी का आपने प्राइस 10% से कम हुआ और उसकी वजह से ट्रेमेंडस डिमांड स्टार्ट हो गया, बट इन रियलिटी क्या ऐसा होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये अजम्पटिव बेसिस पे लिया गया, एक ऐसा केस ले लिया गया ताकि हमको समझ में आए, ठीक है ना। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब हम लोग फॉर्मूला को यहां पर देख रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या बोल रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे जो पर्टिकुलर प्राइस है ना, प्राइस कैसा है, कांस्टेंट। प्राइस कैसा है, कांस्टेंट। और डिमांड के लिए क्या है, यहां पर कोई लाइंस नहीं है, ठीक है ना। नहीं है इसका मतलब क्या, डिमांड आए दिन इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ये कब तक चलेगा, इनफिनाइट, ठीक है ना। कब तक चलेगा, इनफिनाइट पोजीशन तक। बट इन रियलिटी क्या ऐसा चेंज इन डिमांड होता है,
नहीं, ऐसा चेंज इन डिमांड रियलिटी में होता नहीं है, ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है ना। In figure, the demand curve is a horizontal line parallel to the x-axis indicating perfectly elastic demand. तो यहाँ पर जो डिमांड कर्व है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, दैट मींस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जैसा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है उसी तरीके से ये कर्व भी है, ठीक है। इंडिकेटिंग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, दैट मींस क्या हो गया, स्लाइड चेंज इन प्राइस और नो चेंज इन प्राइस विल ब्रिंग ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ डिमांड, ठीक है, राइज और डिक्रीज इन डिमांड। पॉइंट नंबर 2, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अभी देखो वहां पर जहां पर इंफिनिटी की बात कर रहे थे, यहां पर किसकी बात करें, जीरो, दैट मींस यहां पर क्या होगा, हमारा कर्व वर्टिकल। व्हेन a percentage change in price has no effect on the quantity demanded, प्राइस चेंज हो रहा है बट डिमांड पे कोई असर नहीं हो रहा है, ऑफ अ कमोडिटी इट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इसे क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जाम्पल 20% फॉल इन प्राइस विल हैव नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड। एक एग्जांपल ले लिया कि हमारा जो प्राइस है वो 20% से कम हो गया बट डिमांड के ऊपर कोई असर नहीं, मतलब कोई चेंज नहीं, ठीक है ना। तो फॉर्मूला बेस देखो, 0 अपॉन आपने 20 किया, क्या आएगा आंसर, 0 ही आएगा। इन प्रैक्टिस सच अ सिचुएशन रेयरली अकर्स, इन रियलिटी बहुत रेयर सिचुएशन ऐसा होता है कि हमें ऐसा देखने मिले, है ना। ज्यादातर देखो जो हॉबीज वाली चीजें हैं या जो इंटॉक्सिकेशन है, जस्ट लाइक अल्कोहल इज देयर, है ना, तो उसका प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड में कोई चेंज आता है क्या, नहीं, है कि नहीं। अल्कोहल का प्राइस आप 5 टाइम्स बढ़ा दो तो भी लोग उतना ही पिएंगे, कंज्यूम करेंगे, राइट। तो कुछ बहुत ही रेयर केस में ऐसा हमें देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर सॉल्ट मिल्क, है ना, तो इसके अंदर प्राइस भले चेंज हो जाए लेकिन लोग नमक खाना और दूध पीना तो नहीं छोड़ेंगे, बराबर है। तो कर्व देखो यहां पर, तो परफेक्टली जब इलास्टिक था, परफेक्टली इलास्टिक था तो उसमें कर्व कैसा था, ऐसा, प्राइस का, ठीक है ना। और यहां पर हम देख रहे हैं इन इलास्टिक, इन इलास्टिक में हमारा डिमांड कर्व कैसा है, स्ट्रेट, कैसा, वर्टिकल, है ना। ये जो डिमांड कर्व है कैसा है, वर्टिकल है, ठीक है। तो इसमें ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट ये कर रहा है कि प्राइस, हमारा जो ओरिजिनल प्राइस है, आप प्राइस 1 करो मतलब प्राइस को बढ़ा दो, या प्राइस 2 करो प्राइस को गिरा दो, प्राइस कुछ भी होने दो, बट आवर डिमांड विल रिमेन सेम। जो पॉइंट क्यू पे है हमारा डिमांड उतना ही रहेगा, देयर इज नो चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो हमने एक क्या देखा, परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा क्या देखा, परफेक्टली इन इलास्टिक। मूविंग अहेड, यहां पर देखिए एक्सप्लेनेशन दे दिया है। व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम ओपी टू ओपी1, प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, कहां से कहां इंक्रीज हो गया, ओपी टू ओपी1। तो ग्राफ में आप देखिए, ये ओ है और ये पी है ना। तो पहले प्राइस यहां तक था, अभी राइज होके वो यहां पर आ गया, तो ये इंक्रीज बताया गया, बराबर है।
और व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम ओपी टू OP2, या प्राइस क्या हो गया है, फॉल हो गया है OP2 तक, डिमांड रिमेन्स अनचेंज्ड। हमारा जो डिमांड था वो पहले भी क्यू पे था, QD था, अभी भी QD है। Therefore, the demand curve is a vertical straight line parallel to the y-axis, indicating perfectly inelastic demand। तो यहाँ पर वर्ड हमको क्या यूज करना है, inelastic, inelastic। थर्ड वन, ये और भी सिंपल है, नाम देखो कैसा बताए, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो यूनिटरी का मतलब हम लोग क्या ले सकते हैं, इक्वल टू 1, ठीक है ना, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब इसमें देखिए, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू अ प्रपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, देन डिमांड इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक। अब यहां पर जो प्रपोर्शनेट चेंज की बात की है, दैट मीन्स इक्वल चेंज। ये प्रपोर्शनेट चेंज बोला है ना, तो सिमिलर चेंज और इक्वल चेंज बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 50% fall in the price of a commodity leads to 50% rise in the quantity demanded। ठीक है, मतलब अगर 50% प्राइस गिरता है तो क्वांटिटी डिमांड भी कितना चेंज होगा, 50% ही चेंज होगा। ओके, तो ग्राफ के माध्यम से देखो कैसा बताया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर ऊपर 50% चेंज हुआ है और नीचे भी 50% चेंज हुआ है, तो दोनों का जो सोल्यूशन है वो कितना आएगा, 1, है ना। तो इसलिए यहां पर इंडिकेट किया जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। सो पहले हमारा जो प्राइस है वो 0.0 से P तक था, ठीक है ना। तो उस समय पर क्वांटिटी डिमांडेड QD है। क्या है, QD। तो यहां पर एक कर्व मार्क होता है, जब प्राइस क्या हुआ, फॉल हुआ, P1 पे आया, तो उसकी वजह से हमारा जो डिमांड है वो भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। नया पॉइंट हमें मिला Q1, और ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक नया कर्व मिलता है, ये दोनों पॉइंट को जो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। गेटिंग इट। एग्जाम में ये जो पर्टिकुलर कर्व है, ठीक है ना, आप इसको स्ट्रेट बनाना चाहें तो स्ट्रेट भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइन, जस्ट लाइक दिस। अगर आपको ऐसा ड्रॉ करना है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट क्योंकि इसका नाम ही क्या है, कर्व, है ना, तो इसको कर्व के जैसा ही ड्रॉ किया जाता है। तो इट इज अप टू यू कि आपको ऐसा कर्व सिस्टम में जाना है या स्ट्रेट लाइन लेना है, दोनों ही तरीका एग्जाम में चलेगा, बराबर है। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जितना गैप यहाँ पर है उतना गैप यहाँ पर है, ठीक है। दोनों का जो एरिया है वो क्या होगा, सेम होगा, और सेम है इसके लिए तो इसको क्या बोला गया है, यूनिटरी इलास्टिक। क्या बोला है, यूनिटरी इलास्टिक। सो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इसमें क्या देखा हमने, when a percentage change in price leads to a proportionate change, मतलब equal change in the quantity demanded, then demand is said to be unitary elastic। तो एग्जांपल ले लिया, 50% अगर प्राइस फॉल होता है तो डिमांड भी 50% से चेंज हो जाएगा, ठीक है। when price falls from OP1 to OP to OP1 50%, demand rises from OQ to OQ1 50%। Therefore, the slope of the demand curve it is a rectangular hyperbola। क्या बोलेंगे इसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो स्लोप हमने देखा था यहाँ पर, ठीक है ना,
इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर वर्डिंग्स है ये आपको क्या करना है, बाय हार्ट करना है। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक का स्लोप कैसा था, हॉरिजॉन्टल, परफेक्टली इनइलास्टिक वर्टिकल, और यूनिटरी इलास्टिक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अभी देखो परफेक्टली और रिलेटिवली ये वर्ड में डिफरेंस है। परफेक्टली हमने देखा थियोरिटिकल है, रियल लाइफ में बहुत रेयर केस ऐसे होंगे जहां पर हमको परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक मिलेगा, बट रिलेटिवली इलास्टिक और इनइलास्टिक ये आपको रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिलता है। ठीक है ना, और इसको इंडिकेट किससे किया गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1, ग्रेटर देन 1 व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस लीड्स टू। अगर हम प्राइस में चेंज करें, परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब हमने थोड़ा चेंज किया और प्राइस ज्यादा चेंज हुआ। ठीक है ना, जबकि परफेक्टली इलास्टिक में क्या था याद करो, हम थोड़ा चेंज करेंगे या ना भी चेंज करेंगे तो वहां पे इन्फिनाइट चेंज हो रहा है। यहां पर इन्फिनाइट की बात नहीं कर रहे हैं, मोर देन प्रोपोर्शनेट। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्राइस चेंज किया 10%, ठीक है ना, और डिमांड में चेंज आ गया 40% का, तो ऑब्वियसली 10% किधर है और 40% किधर है कि नहीं, समझ में आया क्या। तो यहां पर प्राइस में जो चेंज आ रहा है उससे ज्यादा, ठीक है ना, कहां पर चेंज आ रहा है, डिमांड। गेटिंग इट एवरीवन। द डिमांड इज सेट टू बी रिलेटिवली इलास्टिक, तो यहां पर क्या बोलते हैं, डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल 50% फॉल इन प्राइस लीड्स टू 100% राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एग्जाम्पल के लिए 50% प्राइस को कम किया गया और डिमांड 100% से बढ़ गया, किससे बढ़ गया, 100% से, है कि नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक। तो फॉर्मूला सेम यूज किया गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो 100 अपॉन 50 इट इज 2। ओके, तो देखो यहां पर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, तो यहां पर जब भी प्राइस क्या हुआ, फॉल हुआ, प्राइस फॉल हुआ, ठीक है, तो जितना फॉल हुआ है उससे कई ज्यादा यहां पर क्या मिला हमको, एक्स्ट्रा डिमांड जनरेट हो गया, है ना। आप अगर इसकी लेंथ को, दूरी को अगर देखेंगे तो ये जो चेंज है ये कम है और ये जो पर्टिकुलर चेंज है ये ज्यादा है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ओके, तो कर्व की जब बात करते हैं हम लोग, वहां पर कर्व देखिए कैसा आया है। इसके पहले वाला जो कर्व था, कौन सा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, वो कैसा था, हाइपरबोला, है ना, वो कैसा लिया था, हाइपरबोला। कौन सा हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और जबकि यहां पर पर आपको कर्व कैसा मिल रहा है, देखिए फ्लैटर कैसा है,
फ्लैटर। ठीक है, अगर मैं इसे स्ट्रेट लाइन से शो करूं, किससे शो कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन से, ठीक है ना, ऐसे, तो देखिए कैसा फ्लैट आया, इसलिए इसको क्या बोला गया, फ्लैटर, बराबर है। When price falls from OP to OP1 50%, demand rises from OQ to OQ1 100%. Therefore, the demand curve has a flatter slope. इसलिए डिमांड कर्व का स्लोप कैसा है, फ्लैटर स्लोप है। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, कैसा इलास्टिक बोल रहे हैं, इन इलास्टिक, which shows elasticity of demand is less than 1, less than 1। तो यहां पर होने क्या वाला है, जितना चेंज प्राइस में हुआ है उससे कई गुना कम चेंज किसमें होगा, डिमांड, ठीक है ना, तो उतना वेरिएशन हमको यहां पर मिल रहा नहीं है। When a percentage change in price leads to less than proportionate change in the quantity demanded, demand is said to be relatively inelastic। क्या बता दिया, परसेंटेज चेंज इन अ प्राइस लीड्स टू लेस देन प्रोपोर्शन, मतलब जितना प्राइस में चेंज हुआ है डिमांड में उससे कई गुना कम चेंज हुआ है, ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना। चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड इज सेड टू बी रिलेटिवली इनइलास्टिक, उससे क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इनइलास्टिक। फॉर एग्जांपल 50% fall in the price leads to 25% rise in quantity demand। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का 50% क्या हो गया, प्राइस गिरा, बट वहां पर डिमांड कितने से इंक्रीज हुआ, ओनली 25%, ठीक है। तो फॉर्मूला के बेसिस पे उसको कैलकुलेट करके दिखाया गया है, और आप कर्व देख सकते हैं यहाँ पर, इस कर्व को नाम दिया जाएगा स्टीपर। कौन सा स्लोप बोलते हैं, स्टीपर, बराबर है। तो ऐसे ही कर्व का, सारे कर्व का नाम आपको याद होना चाहिए और अकॉर्डिंगली एग्जाम में आप लिख सकते हैं। गेटिंग इट एवरीवन। तो देखिए क्या पूछा है यहाँ पर पर्टिकुलर, कंप्लीट द टेबल में डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जैसे यहाँ पर आपको जैसे दिया है ईडी इज इक्वल टू 1, तो ईडी इज इक्वल टू 1 ये कहां पर होता है, बोलिए, यूनिटरी, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, वैसे ही परफेक्टली इन इलास्टिक, अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है तो यहां पर क्या आएगा, ईडी इज इक्वल टू व्हाट वी विल राइट, सो दैट वुड बी 0, क्या आएगा, 0, ठीक है। तो देखो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वेयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0, दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, चेंज इन प्राइस डज नॉट अफेक्ट डिमांड एट ऑल, है ना, डिमांड में प्राइस की वजह से कोई चेंज आता नहीं है। सेकेंड वन हमने किया, ईडी इज इक्वल टू 1, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस। थर्ड वन, ईडी इज ग्रेटर देन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, तो क्या हो गया ये, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो यहां पर क्या बोलेंगे, चेंज इन डिमांड, मैं यहां पर सिंबॉलिकली लिखता हूं, ठीक है, चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, ठीक है। हाँ ये आप देखो इसका अपोजिट भी कर सकते हो,
ये जो है इसका क्या कर दो, अपोजिट। ओके, चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। तो यहां पर देखो क्या था, इन इलास्टिक, इन इलास्टिक में हमने क्या लिखा, लेस देन, राइट। इन इलास्टिक में हमने क्या लिखा, लेस देन, तो इलास्टिक में क्या आएगा, ग्रेटर देन। ओके, तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर सिंबल है ये भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ईडी मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, बराबर है। और लास्ट वन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो व्हाट यू विल राइट हियर, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, perfectly elastic demand. So what we have learned today, सबसे पहले हमारे पास क्या था, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, तो कितने टाइप देखे हमने। फर्स्ट वन क्या था, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सेकेंड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। थर्ड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। देन फोर्थ, relatively elastic demand, and last में relatively inelastic demand. ओके, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर सिंबल कैसे आएगा, यहां पर क्या देखा था हमने, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो ईडी, ईडी इज इक्वल टू, इलास्टिक है, यहां पर इलास्टिक है तो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, राइट। क्या बनाएंगे यहां पर, इंफिनिटी का सिंबल। ओके, फिर परफेक्टली इनइलास्टिक, उसमें क्या आता है, ईडी इज इक्वल टू 0। यूनिटरी, वेरी इजी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, व्हेन इट इज इलास्टिक दैट मींस ग्रेटर देन 1, एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक दैट मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन
1। अभी यहां पर कर्व कैसा होता है? तो कर्व बनाना है हमें। हाउ वी विल प्रिपेयर? तो फर्स्ट केस में कर्व कैसा रहेगा? हॉरिजॉन्टल, इंफिनिटी जा रहा है ना। नेक्स्ट केस 2, केस 2 में आपका जो कर्व है वो कैसा होगा? वर्टिकल, राइट। केस 3 यूनिटरी, यूनिटरी में कैसा आना चाहिए? इट शुड बी हाइपरबोला, या स्ट्रेट लूंगा तो कुछ इस तरीके का, ठीक है। देन रिलेटिवली इलास्टिक, तो यहां पर कैसा आ जाएगा? लाइक दिस, ओके। एंड लास्ट वन, लास्ट वन को क्या बोलेंगे? स्टीपर, ओके। सो फर्स्ट वन को नाम क्या देंगे आप? हॉरिजॉन्टल, राइट। तो ये हॉरिजॉन्टल आ गया। सेकेंड वन का नाम आप क्या रखने वाले हैं? वर्टिकल। थर्ड वन का नाम क्या रखेंगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फोर्थ वन का नाम क्या रखना है? फ्लैटर। ठीक है। एंड द लास्ट वन को क्या बोलेंगे? स्टीपर। ओके। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, इसमें डिस्टिंग्विश करना है, बराबर है। तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, एक एक करके हमको उसको जॉट डाउन करना है। सो डन फॉर द डे। रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।